आज जो हमारा टॉपिक है ना, जब कोई भी क्रिमिनल जो ट्रायल होती है ना, उसको किस हिसाब से हम उसको करते हैं उसका पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी ऑफेंस मेड आउट होता है, ऑफेंस मेड आउट होता है तो नॉर्मली क्या है कि भी टाइप के अलग अलग टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, अपराध होते हैं। जैसे अगर बात करूं मैं सिंपल से ऑफेंस की, कोई भी क्रिमिनल केस अगर होता है तो हम पहले क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन कंसर्न पुलिस स्टेशन को देनी होती है, जो पुलिस स्टेशन आपके एरिया के अंदर बना होता है। इन केस अगर हमारे को नॉलेज नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन लिखते हैं और उस एप्लीकेशन को हम जो अपना एसएसपी कंसर्न होता है उसको हम दे देते हैं। लाइक जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल लेके चलूं, एक अपने पास ये एप्लीकेशन आई, ये एप्लीकेशन के बेसिस पे हमने ये एप्लीकेशन जैसे एसपी को चलेगी, एसएसपी हिसार को जैसे भी, या कंसर्न जो एसएसपी होता है वो क्या देखता है पूरी एप्लीकेशन के अंदर, किस जो ये ऑफेंस हुआ वो कहाँ हुआ है उसको देखेगा, और उसको देखने के बाद ही ये पता लगेगा कि ये जो थाना है ये कौन सा थाना इसका है। तो उस थाने में क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देगा, एसएचओ के पास, मुंशी के पास जाएगी, और वो एसएचओ क्या करेगा, उस एरिया के पर्टिकुलर आईओ बटे होते हैं कि भी इस बीट में ये आईओ काम करेगा, वो एप्लीकेशन उस आईओ को क्या करेगा, वो फॉरवर्ड कर देगा। आईओ क्या देखेगा, उसके कंटेंट देखेगा, और कंटेंट के बेसिस के ऊपर जहां प्रथम रिपोर्ट जो से कहते हैं, एफआईआर बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो इस केस के ऊपर अगर लगता है ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आपराधिक मामला है, तो उसके ऊपर क्या करेगा, ये रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर एफआईआर लॉन्च कर देगा। जैसे उसके ऊपर इंडोर्स कर देगा ये कि भी एफआईआर नंबर ये है, इस डेट का है, ये ऑफेंसेस इसके ऊपर बनते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो एप्लीकेशन होती है ना, एप्लीकेशन इट सेल्फ स्पीक कि भी कौन कौन से अपराध इसमें बन रहे हैं, अपराध मतलब कौन कौन सा सेक्शन इसके अंदर बन रहा है। जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे 452 बनता है, 323 अगर मारपीट का बनता है, या किसी को थ्रेटनिंग का बनता है, 506 बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एप्लीकेशन फर्स्टली जो एफआईआर लॉन्च होती है, प्राइम एफएसआई, वो निकल के सामने आता है कि भी हाँ हमारे पास ये केसेस के ऊपर ये एफआईआर लॉन्च हो सकती है। गॉट इट? किस थाने की है, किस सेक्शन में है, किस स्टेट की है, किस वो है, मतलब आपकी पुलिस स्टेशन क्या है, वो सारी चीजें इसके अंदर क्या कर देगा, रजिस्टर्ड कर देगा। और इस रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के बेसिस पे ही इन्वेस्टिगेशन चलेगी। जो एलिगेशन इसके ऊपर लगाए गए थे, जो हमारे ऊपर लगे हैं, दोष लगा कि इसने ये किया है, उस बेसिस के ऊपर क्या होगा, आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलेगी। तो अब चीज आती है कि जो पेटी केसेस होते हैं उसमें क्या चीज होती है, इन्वेस्टिगेशन का पैटर्न क्या रहता है, या जो हीनियस क्राइम होते हैं, या जिसके अंदर सपोज दैट देखा जाए तो जितने भी बड़े केसेस होते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन का पैटर्न आईओ कैसे फॉलो करता है। आईओ मीन्स होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आपको सबको पता होना चाहिए। साथ में अनुसंधान अधिकारी जो होता है वो होता है। अब चीज आती है कि भाई हम क्या करें कि भी हमारे पास जैसे कि एक एप्लीकेशन आई आईओ के पास में, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट करता है, गवाहों को बुलाएगा, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, मौके को देखेगा, जाके मौका नक्शा बनाएगा, उसके बाद ये देखेगा कि भी किसका किसका क्या रोल है, उसके बाद में जितने भी एक्यूज होते हैं, एक्यूज को क्या करेगा, वो यहाँ बुलाएगा, एक्यूज को बुला के उसको अगर लगता है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करानी है या उसे पूछताछ करनी है, या लगता है उसको कि भी हाँ इस ऑफेंस में इसने ऐसा गलत काम किया है, तो वो क्या करेगा, उसको अरेस्ट करके, अरेस्टिंग डाल के आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे काम शुरू कर देगा। ये चीज रहती है। अब पॉइंट क्या है कि भी जैसे भी आईओ आया, आईओ ने क्या किया, अपने एक्यूज को बुलाया, एक्यूज ने देखा कि एक्यूज ने इस जो एलिगेशन लगे उस हिसाब से कोई ऑफेंस मेड आउट हुआ है, उसने अरेस्टिंग डाल दी। अरेस्टिंग के बाद एक्यूज को अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेट करके वो कहेगा विद इन 24 आवर्स आपने इलाका मजिस्ट्रेट या ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना होता है एक्यूज को। आईओ क्या करेगा, उसको ले जाके उसका मेडिकल करा के कहाँ भेजेगा, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके साथ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मजिस्ट्रेट को क्या करेगा, जाके वो कर देगा, पेश करेगा उसको, ठीक है। और फिर देखेगा कि इससे कुछ कोई रिकवरी करनी है या कुछ भी करना है, तो वो क्या कर सकता है, उससे रिकवरी के लिए रिमांड ले सकता है, जिसको रिमांड 2 टाइप्स का है। जैसे पुलिस रिमांड होता है, एक जुडिशियल रिमांड होता है, ठीक है। अगर पुलिस रिमांड की बात है, ड्यूरिंग द कस्टडी, अगर पुलिस की कस्टडी में उससे पूछताछ की जाए या कोई रिकवरी के लिए कुछ कहा जाए, वो चीज आती है। दूसरा चीज होता है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, जिसके अंदर वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट भी लिखेगा कि फर्द इंसाफ मैंने इस हिसाब से ये ऑफेंस मेड आउट किया है, उसकी सारी चीजें लिखी जाएगी। दूसरी क्या है, कोई रिकवरी कराता है, जैसे कोई कुछ चीज रिकवर कराता है, तो रिकवरी का भी उसके अंदर लिखा जाएगा कि भी मैंने ये चीजें रिकवरी करा दी है, ठीक है। रिकवरी के हिसाब से उसके रिकवरी मेमो बनते हैं, और रिकवरी मेमो ही क्या करेंगे, आगे काम इन्वेस्टिगेशन के अंदर काम आएंगे। उसके बाद में अलग अलग गवाह, किसके सामने इसने रिकवरी कराई, किसके सामने इसको अरेस्ट किया गया, या किसके सामने इसने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखी, वो पुलिस क्या करेगी, अपने 161 के जो बयान होते हैं, लास्ट में आप देखते हो सारे चालान के साथ लगे होते हैं सबके, कि किस केस में किसको 161 के बयान दिए गए हैं, उनकी क्या होती है, पूरी डिटेल्स क्या होती है,
आपको होती है कि भी इस आईओ के साथ कौन कौन इन्वेस्टिगेशन में शामिल रहा है, वो सारी पुलिस अपनी स्टेटमेंट में लिखती है, जो कि अपने 161 सीआरपीसी के तहत सारे बयान जो होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे कंप्लीट हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन, आपको लगता है कि भाई बंदे ने अपनी सारी जो भी डिस्क्लोजर करना था कि उसको वो कर दिया है, तो फिर दोबारा से उसको रिमांड, पुलिस रिमांड के बाद में दोबारा से जो इलाका मजिस्ट्रेट रहते हैं या जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश किए जाते हैं। और फिर लगता है कि भी इसको बेल होने का है तो उसकी बेल एप्लीकेशन मूव हो जाती है। जब लगता है ये बेलेबल ऑफेंस नहीं है या इसको कस्टडी हो रिक्वायर्ड है, तो उसको हम जेसी, जिसको कहते हैं जुडिशियल कस्टडी, जेल में क्या कर दिया जाता है, कन्फाइंड कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। और जब भी इन्वेस्टिगेशन चलती है तो 14 डेज की हर बार क्या होती है, डेट लगती रहती है। और जैसे कंप्लीट हो जाती है इन्वेस्टिगेशन, हर ऑफेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन का टाइम डिसाइड किया गया है कि भी जब भी कोई बंदा कस्टडी में है, एक्यूज है, तो उसको लगभग जो होता है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके और आपकी फाइनल रिपोर्ट, जिसे हम चालान कहते हैं, एफआर बोलते हैं, फाइनल फॉर्म बोलते हैं, जो कि 173 सीआरपीसी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, आपने जो भी आईओ होता है उसको कहाँ पेश करना होता है, बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट और इलाका मजिस्ट्रेट और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, जो चालान की कॉपी होती है। जैसे पुलिस अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके चालान की कॉपी सप्लाई करती है, जैसे उसके सामने सप्लाई कर दी ऑनरेबल कोर्ट के सामने, ऑनरेबल कोर्ट क्या करेगा, फिर ये देखेगा कि भी इसके ऊपर जो भी सेक्शन लगे हैं वो लगने लायक हैं या नहीं है। ठीक है, उसी बेसिस पे क्या करेगा, ये जो एक कॉपी है इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो आएगा चालान की कॉपी, वो किसको दी जाती है, एक्यूज को दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी एक्यूज होंगे उनको सेपरेट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर दी जाती है, सप्लाई की जाती है। ये एक्यूज का राइट होता है कि आपके अगेंस्ट में ये चार्ज या चार्जेस या जो चालान शीट्स है वो आपकी चार्जशीट भी बोलते हैं इसे, चालान भी बोलते हैं इसे, एफआर भी बोलते हैं इसे, जिसको और फाइनल फॉर्म भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी, एफएफ भी बोलते हैं, एफआर भी बोलते हैं, चालान भी बोलते हैं, चार्जशीट भी बोलते हैं। ठीक है, वो पुलिस क्या करती है, पेश करती है, और उसके बाद में ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज को डिलीवर की जाती है, हैंड ओवर की जाती है। फिर देखा जाएगा कि इसके अंदर कोई चीज कमी तो नहीं है या हमारे अगेंस्ट में क्या आया है, और इसी बेसिस पे क्या किया जाता है, जब भी एक्यूज पेश होता है तो एक्यूज को बोला जाता है कि भी आपके अगेंस्ट में ये चार्जेस आए हैं, आप इसके लिए आप गिल्टी हो, अपने आप को दोषी मानते हो या नहीं मानते। अगर मानते हो तो आप कन्फेस कर लो, जैसे भी हाँ मैं गिल्टी हूं, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आगे प्रोसीडिंग गिल्टी के लिए वो सारा कर दिया जाएगा। इन केस लगता है कि भी ना भाई मैंने तो ऐसा ऑफेंसेस नहीं किया है, तो आप नोट गिल्टी प्लेड ट्रायल, वो क्या करेगा कि हाँ मैं गिल्टी नहीं हूं, मैं ट्रायल फेस करना चाहता हूं, तो आपके ऊपर चार्ज के ऊपर आर्गुमेंट होगी कि पुलिस ने आपके जो एफआर में आए हैं ये चार्जेस आपके ऊपर लगे हैं, तो आपका इसका क्या कहना है। तो जो एडवोकेट होता है या खुद एक्यूज का, वो क्या करेगा, इसके ऊपर आर्गुमेंट करेगा कि ये चार्जेस फ्रेम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर हो जाते हैं तो फिर किसका आता है, नंबर आता है किसका, आपको प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस का आता है कि भी आपके ऊपर जिसने भी आरोप लगाए हैं, जो भी कंप्लेनेंट था या जो भी मुद्दई पक्ष है, वो अपने गवाह को क्या करेगा, 1 by 1 एग्जामिन करेगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या चीज है कि भी जो गवाह होते हैं वो ऑलरेडी ही चालान सीट के अंदर जो चालान आती है, वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस की जो हमारा 13 नंबर पैरा होता है, उसके 13 नंबर पैरा के अंदर लिस्ट ऑफ विटनेसेस का पहले से मेंशन होता है कि भी उसका विटनेस का नाम क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, क्या जाति से बिलोंग करता है, और क्या एड्रेस है, और किस चीज की वो गवाही दे रहा है, नेचर ऑफ एविडेंस क्या है, वो सारी चीजें इसके अंदर क्या चीज होगी, मेंशन होगी। और 1 by 1 क्या करेंगे, फिर ऑनरेबल कोर्ट क्या करेगा, हर विटनेसेस को सम्मन करेगा कि यहाँ आप आओ। जैसे सम्मन इशू होता है, देखते हो आप, सर्विस हुआ है, थ्रू सर्विस हुआ है, मोबाइल सर्विस हुआ है, उसके बेसिस पे ही क्या चीज होगा, वो अपनी गवाही कराएगा। तो क्या रहता है, जब पहला मौका किसको मिलता है, प्रोसिक्यूशन को मिलता है, मुद्दई पक्ष को, कि भी अपनी सारी गवाही करा ले। गवाहियों के बाद में गवाही 2 टाइप से होती है, एक तो चीफ होता है गवाही के अंदर, दूसरा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। चीफ में क्या होता है, गवाह खुद बोल लेगा जो उसने लिखवाया, क्या क्या देखा, कैसे हुआ। ठीक है, उसके बेसिस पे ही जो अपोजिट काउंसिल होगा, जिसे हम एक्यूज का काउंसिल बोलते हैं, डिफेंस काउंसिल होता है, वो क्या करेगा, उसके ऊपर क्रॉस करेगा, उसका जिरह करेगा कि आपका क्या टाइमिंग रही है, कितने बजे आप गए थे, मतलब जो भी आपका डिफेंस कोर्स ऑफ एक्शन है, वो चीज इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन का कुछ पैटर्न मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम जो न्यू एडवोकेट्स होते हैं या सबको उसको फॉलो करना चाहिए। मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जरूरी नहीं है भाई, सबके लिए अलग अलग होता है, बस मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो मैं क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बताता हूँ। कोई भी डिफेंस काउंसिल है तो उस हिसाब से कैसे कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ 5 से 6 स्टेप्स होते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन करने के। पहला क्या चीज करो, आप जो भी उसने स्टेटमेंट 161 में लिखा है, जो भी सब स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उसने दी है,
तो पहले उसको देखेंगे और आज जो कह रहा है वो बंदा, उसको देखेंगे कि वो सेम है या नहीं है। अगर लगता है वो इंप्रूवमेंट कर रहा है तो आपने उस जो पोर्शन पहले लिखवाया है और जो अब इंप्रूव किया है तो उसके अंदर मेंशन करो कि ये चीजें पहले आपने नहीं लिखाई थी, आज आप लिखवा रहे हो तो ये इंप्रूव्ड वर्जन है सर आपका। ये चीजें आप क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके क्लियर करोगे। दूसरी चीज क्या चीज है, कन्फ्रंटेशन करवाना है कि भाई उसमें ये कन्फ्रंटेड था, आज ये कह रहे हो। दो पहले की स्टेटमेंट और अब की स्टेटमेंट में जो भी कन्फ्रंटेशन है, दोनों डिफरेंसेस है, वो आप लिखाओगे दूसरे स्टेप में। तीसरा स्टेप क्या होगा, पॉइंट वाइज आपने क्या करना, पॉइंट कि भी इस पॉइंट से स्टार्टिंग से लगोगे लास्ट तक, जहां जहां वो आपको लगता है ये क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइप्स हैं, उसको आप प्रॉपर तैयार करके लेके जाएं कि भी क्या टाइमिंग्स रही है, किस हिसाब से उसने अकरेंस था या प्लेस ऑफ अकरेंस में ये चीज नहीं हो सकती, ये सारी चीजें उसके अंदर आप पूछो पॉइंट। थर्ड फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो चीज है कि भाई आप अपना डिफेंस स्टैब्लिश करेंगे। क्रिमिनल केसेस में डिफेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें क्या रहता है कि किसी ने कोई आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिया, एलिगेशन के बाद में आप ये चीज तो सोचोगे कि भी आपके ऊपर एलिगेशन क्यों लगा रहा है, उसका कोई रीजन तो होगा ना। कि कई बार हमारे क्या होता है, दुश्मनी निकालने के लिए कोई चीज निकाल देते हैं कि लगा देता है कि उसके साथ मेरी ये दुश्मनी है, मैं इसको निकालने के लिए क्या करूंगा, उसके ऊपर एलिगेशन लगा देता है या FIR लॉन्च करा देता है। तो वो डिफेंस आप है ना उसके साथ में गवाह के सामने पुट करेंगे। और डिफेंस क्या चीज होता है, जब हम पुट करते हैं ये डिफेंस चलता है लास्ट तक। डिफेंस सिर्फ ये नहीं है कि जाके डिफेंस में गवाह करा दिया तो स्टैब्लिश नहीं होगा। डिफेंस स्टैब्लिशमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप प्रोसिक्यूशन के एविडेंस जब करा रहे होते हैं, उसका क्रॉस कर रहे होते हैं, तब आप उसको पुट करो डिफेंस को, ठीक है। फिर 313 में करो और फिर लास्ट में डिफेंस के लिए आप विटनेसेस लेके आओ। जब ये 3 सीरीज अगर इकट्ठी होगी तभी डिफेंस स्टैब्लिश माना जाएगा, नहीं तो डिफेंस की कोई वैल्यू नहीं रहती। जहां पे मिसिंग होगी दोनों तीनों चीजों में से तो वो डिफेंस की कोई वैल्यू नहीं रहती। अब उस पर लौट आते हैं। चौथा स्टेप मैंने जो बताया था, आपको डिफेंस पुट करना है गवाह के सामने। जो 5वां स्टेप जो इंपॉर्टेंट है वो है सजेशन। सारे सजेशन देंगे कि भी ऐसा ऐसा कोई ऑफेंसेस नहीं हुआ, कि उसको डिनाइल कराना है, ठीक है। और लास्ट में एंड कर देंगे इस चीज को। तो ये 5 स्टेप्स ही क्या करें क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। क्रॉस एग्जामिनेशन के जो स्टेप्स हैं जब भी करते, फर्स्ट जो होगा हमारा जितना भी इंप्रूवमेंट होता है, पहले स्टेटमेंट जो दी है कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दूसरा क्या चीज है जितनी कन्फ्रंटेशन होती है, तीसरे नंबर पे पॉइंट टू पॉइंट जितना भी क्रॉस होता है कि भी ऑफेंस की जो सीक्वेंस जो हमने स्टेटमेंट लिखाई है उसको आप पॉइंट टू पॉइंट आगे वो करेंगे उसका क्रॉस। और चौथा जो होता है, चौथे में क्या करेंगे, जो डिफेंस है वो विटनेस के साथ में पुट करेंगे कि ऐसी बात नहीं थी सर, ऐसी थी। तो जिससे कि क्या चीज होगा, उसका डिफेंस स्टैब्लिशमेंट में अपना काम करेगा। और 5वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सजेशंस। आप सजेशंस में कि भी इसको डिनाइल करना है, जो स्टेटमेंट है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद में जैसे भी ये लिस्ट ऑफ विटनेसेस खत्म हो जाएंगी प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो आपको कोर्ट विद ऑनरेबल कोर्ट की परमिशन से वो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि भाई प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस जैसे कंप्लीट हो जाएंगे लिस्ट ऑफ विटनेसेस की, तो आपको मौका मिलेगा एक्यूज को कि एक्यूज स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने का, जिसको हम अंडर सेक्शन 313 CRPC के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है क्या है, एक्यूज स्टेटमेंट जो 313 है। 313 हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करवाएंगे। उसमें एक्यूज स्टेटमेंट के अंदर स्पेसिफिक मेंशन होगा कि आपके अगेंस्ट में इन गवाहों ने क्या दी है, गवाही दी है, आपने ये रिकवरी कराई है, इसमें आपका क्या कहना है। तो आप इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान रखना है, नए एडवोकेट्स के लिए सजेशन है कि भाई जब भी आप 313 करा रहे हो तो आपको डिनाइल करना है जो चीजें कि अगर आप प्ली ओ कर रहे हो, गिल्टी नहीं मान रहे, तो आपने सारी चीजों को डिनाइल करना है जो है। और जो आपके डिफेंस को कह रही है उसको अपने यस करना है। और डिफेंस को स्पेसिफिक जब ये व्हाट टू उसमें लिखा जाएगा, आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसमें मेंशन करना है कि स्पेसिफिक जो डिफेंस है कि ये जो एप्लीकेशन आई है, जो केस बना है वो क्यों बना है, जो आपने पहले डिफेंस लेके चले हो, मतलब आपका जो बचाव है वो आपने पूरा एक्सप्लेन करना है, तभी जाके 313 कंप्लीट मानी जाएगी। अब अगला स्टेप क्या चीज है, जैसे 313 हो जाएगी तो क्या होगा कि DWs का मौका आएगा, जिसको हम डिफेंस विटनेस स्टेटमेंट कहते हैं, कि भी अब उसको एक्यूज को मौका मिलेगा कि अब आप अपने गवाह ले आओ जो आप एग्जामिन कराना चाहते हो। तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट, हम क्या करेंगे, DWs को रिकॉर्ड कराएंगे। जैसे PW 1 2 3 4 हुए थे, ऐसे DW 1 2 3 4 जितने भी एविडेंस आपके पास हैं वो विद द परमिशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट आप क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब इसमें उल्टा हो जाएगा कि आपका जो गवाह होगा, एक्यूज साइड से जो गवाह होगा, उसका क्रॉस कौन करेंगे, कंप्लेनेंट काउंसिल या प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, उसका क्रॉस करेगा। प्रोसिक्यूशन भी उसी चीज को करे, टोटली अपना दिमाग करके। अगर प्रोसिक्यूशन को आप कर रहे हो, मतलब
डिफेंड वो कर रहे हो कंप्लेनेंट को, तो आपने उस चीज को प्रॉपरली स्टेब्लिश करके चलना है, ठीक है। अब चीज आती है, जैसे ये क्लोज हो जाएगा, डिफेंस के सारे गवाह एग्जामिन हो जाए, क्लोज हो जाए, तो आपको मौका मिलेगा कि आप इस पे आर्ग्यू करें। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्ष, दोनों एडवोकेट्स क्या करेंगे, तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से और एक्यूज साइड से डिफेंस काउंसिल उस पॉइंट के ऊपर आर्ग्यूमेंट करेंगे उस केस के ऊपर, और आर्ग्यूमेंट के बाद में जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो आएगा, जजमेंट आ जाएगा। ऑनरेबल कोर्ट या जज जो भी देखे कि भाई इसके ऊपर एक्चुअल में ये ऑफेंस मेड आउट हुआ था या नहीं हुआ, वो अपनी दलीलें रखेंगे जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट के अंदर, और फिर कोर्ट की फाइंडिंग के बेसिस के ऊपर ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया जाता है या जजमेंट दे दिया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बार हमारे क्या होता है, कोई बंदा गिल्टी हो जाता है जिसने बता दिया हाँ भाई इसने क्या किया, ये ऑफेंस किया था, ये इस केस में ये सच्चा दोषी है, तो दोषी है तो उसको उसी टाइम, अगर वो बेल पे है तो उसको गिल्टी होल्ड कर लिया जाता है, उसी को बिठा लिया जाता है कि हाँ गिल्टी हो गया, ये इसको होल्ड कर लो। इन केस अगर आपका वो बंदा कस्टडी में, तो गिल्टी करके उसको क्या कर दिया जाता है, आगे क्वांटम पे रखा जाता है, सजा कितनी होनी चाहिए, उसमें भी दोनों पक्षों को रखा जाता है कि भी क्वांटम पे की भी कितनी सजा होनी चाहिए। हर एक्ट के अंदर अपने सेक्शन में है ना सजा का प्रोविजन है कि भी इस सेक्शन में इतनी सजा, इतने फाइन तक हो सकता है। तो मैक्सिमम प्रोसिक्यूशन की तरफ से आता है मैक्सिमम सजा का रहता है, और अपना डिफेंस काउंसिल की तरफ से आपके कुछ ऐसी क्वांटम रख सकते हो कि भी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते, फैमिली बैकग्राउंड को, हेल्थ को देखते हुए, जिससे कि कम से कम सजा का प्रोविजन रहे। और लास्ट में क्या कर दिया जाता है, जजमेंट दे दिया जाता है कि भी इसको इतने साल की सजा होगी। तो ये सारा प्रोसीजर आपने क्रिमिनल ट्रायल जब कर रहे होते हो तो इसको फॉलो करना पड़ता है। तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, जितने न्यू प्रोफेशनल हैं, एडवोकेट्स हैं या कोई भी है, एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग किस हिसाब से काम करती है। थैंक यू सो मच।